नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, उन सभी को शुभकामनाएं जिन्हें बिहार सरकार की तरफ से आवास प्रोवाइड कर दिया गया। तो आखिर आवास देने का प्रथा प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है बीपीएससी टीआरई 1 के बाद जब शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जब उन्हें योगदान कराया गया, उसके बाद से जब उन्हें यत्र तत्र भेज दिए गए जिला अलॉटमेंट करके, तो एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि वे कमरे कहाँ ले और रहे कहाँ। सभी जो है यहाँ वहां जहां तहां भटकना शुरू कर दिए और सभी को पता था पूरे बिहार भर में कि काफी भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली हो गई है और होने वाली है। इस वजह से जिनके पास खाली पड़े कमरे थे, उन्होंने जहां कोई पूछता तक नहीं था, जिन कमरों में भूसा रखे होते थे, घास पुआल रखे होते थे, उन कमरों को भी साफ सफाई कर और उस कमरे पर ठप्पा लगा दिया कि यह कमरा बीपीएससी शिक्षकों के लिए है। इस वजह से इस कमरे का किराया 2000, 2500, 3000, 4000 रुपए होंगे और परेशानियां दिन पर दिन बढ़ते चले गए। तो एससीएस के पाठक सभी को आपको पता है कि भले ही कुछ हो ना हो, लेकिन वे प्लानिंग हमेशा कुछ नए करते रहते हैं और उन्हीं के दिमाग का यह उपज था कि बीपीएससी टीआरई 1 के जरिए नवनियुक्त शिक्षकों के साथ साथ पूर्व से जो भी कार्यरत लगभग 5 लाख, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या नियमित शिक्षक हो, सभी के लिए सरकार की तरफ से आवास प्रोवाइड कराए जाएंगे और वे भी वहां जहां से उनके विद्यालय में आने जाने की सुविधा मुहैया होगी, अर्थात सुविधाजनक होगा। तो इसी कड़ी में नई नीतियां बनाने की तैयारी होने लगी और आप सभी को ज्ञात है कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी कर दिया गया और 2 तरह से कमरे या फिर मकान लेने की बातें कही गई। एक निजी तौर पर जिनका 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है और उसमें यदि कमरा खाली है तो उनसे आह्वान किया गया कि वे कमरे विभाग को, सरकार को लीज पर दे, किराए पर दे। दूसरा कि जो रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, उनसे भी आह्वान किया गया कि वे नए नए बिल्डिंग्स बना करके और विभाग को दे, आयोग को दे, अर्थात सरकार को दे, और साथ ही जो उनके पास बिल्डिंग्स बने हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, उसके बारे में वे विभाग को जो है सूचित करें और वहां पे वे तय करें लीज के आधार पर या फिर वो किराया तय करें और उन बिल्डिंग्स को, उन भवनों को, उन कमरों को आयोग के अधीन सुपुर्द कर दे ताकि शिक्षा विभाग के तत्वावधान में वो बिल्डिंग्स, वो भवन, वो कमरे रहें और वहां पे बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं अस्थायी रूप से रह सकें। तो इस हेतु बीपीएससी टीआरई 1 की प्रक्रियाएं चल ही रही थी। उसी दौरान ये सारे आवास देने लेने की बात भी चल रही थी। 4 नवंबर 2023 तक डेडलाइन जारी कर दिया गया था कि जिन्हें भी मकान या भवन या कमरा या बिल्डिंग्स किराए पर शिक्षा विभाग को देना है, वे इस हेतु विभाग को सूचित करें। उसके बाद 8 नवंबर 2024 को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया और उसके बाद कई दफा न्यूज चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आपके हमारे बीच ये सूचनाएं आते रहे कि सभी लगभग 5 से 6 लाख पूरे बिहार में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को सरकार के द्वारा सरकारी आवास मुहैया कराया जाएगा। इस हेतु यह ध्यान में रखा गया शिक्षा विभाग और सरकार के द्वारा कि लगभग 2500 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होते हैं, जो हाउस अलाउंस जो दिया जाता है शिक्षक शिक्षिकाओं का, तो क्यों ना हाउस अलाउंस न दे करके और डायरेक्ट उन्हें कमरा ही मुहैया करा दिया जाए, उन्हें डायरेक्ट रूम ही दे दिया जाए, उन्हें मकान ही दे दिया जाए। इस हेतु बाद में जो है वह एक और पहल शुरू किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से उनका राय मांगा गया कि आखिर वो चाहते क्या हैं। वो होम अलाउंस कैश चाहते हैं या फिर होम ही चाहते हैं, तो उसमें भी शिक्षक शिक्षिकाओं की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। इसलिए कि यदि वे होम की तरफ झुकाव होता शिक्षक शिक्षिकाओं का, तो क्या गारंटी था कि उन्हें अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के साथ, बुजुर्ग अपने माँ पिता के साथ रहने के लिए उतना बड़ा घर दिया ही जाता। और फिर यदि हो सकता था कि जो कमरा न ले उनका अलाउंस भी न दिया जाए। तो इस वजह से यह जो पूरा प्रोग्राम था शिक्षा विभाग बिहार सरकार का, वह धरा का धरा रह गया। तो आखिर सरकार की तरफ से आवास मिला किसे? आखिर क्यों आज पूरे न्यूज चैनलों पर दिन भर यह छाया रखा कि बिहार सरकार के द्वारा इन सभी सज्जनों को, देवियों को क्या मिला? सरकार की तरफ से आवास मिला, वह भी बिहार की राजधानी पटना में। तो कौन हो सकते हैं? वही हो सकते हैं जो हमारे आपके
मत लेकर के और अपने मन से बिना हमारे मत लिए हुए और वे कार्य हमारे ऊपर जो है अपना रौब जमाते हैं। अर्थात बिहार कैबिनेट के मंत्रियों को सरकारी आवास मुहैया करा दिया गया। आप सभी को ज्ञात है गुरुजनों कि जब चुनाव का समय आता है तो हमें बहलाकर, फुसलाकर, प्रोपेगेंडा दिखाकर, जुमले फेंक करके और जो है दूसरे विपक्षी को भले बुरे कर उनके गाली दे करके उनको उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके और बड़े बड़े वादा कर करके और हमसे आपका वोट जो है वो तो ले लेते हैं, लेकिन जब सत्ता में बैठते हैं तो सारे कुछ भूल जाते हैं कि उन्होंने वादा क्या किया था। जिस प्रकार से शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए ही, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नजरें मोड़ लिया गया है वर्तमान सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा। जब वे महज 2 माह पूर्व विपक्ष में थे, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, उन्हें सारी कठिनाइयां परेशानियां दिख रही थी, लेकिन आज जब वे सत्ता में है सभी आंखें मूंद चुके हैं, कुछ भी उन्हें दिख नहीं रहा है, आंख पे पट्टी सा बंधा गया है। न तो उन्हें अतिथि शिक्षकों का नियमित और समायोजित करने की बातें याद है, नहीं जो पीटी टीचर हैं अर्थात फिजिकल ट्रेनर हैं उन्हें जिन्हें 8,000 रुपया महज प्रति माह के वेतन पर उन्हें रखा गया है, उनका वेतन वृद्धि पर किसी को ध्यान है नहीं। नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने के ऊपर किसी को ध्यान है, और नहीं टीआरई 1 टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की घोषणा करने पर किसी को ध्यान है, नहीं जो शिक्षक भर्ती से डोमिसाइल हटाया गया है उसे पुनः लागू करने के ऊपर किसी को ध्यान है, नहीं एसीएस के पाठक के द्वारा जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, रात्रि प्रहरी, परिचारिका, सफाई कर्मियों का जो बहाली किया जा रहा है उसमें करोड़ों अरबों रुपए जो घूस लेकर के, कमीशन लेकर के जो बहाली किए गए उस पर किसी को ध्यान है, और नहीं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से एससी का पाठक के द्वारा जो घोटाले किए जा रहे हैं करोड़ों रुपए का, चाहे वो बेड डेस्क मुहैया कराने को लेकर के हजारों करोड़ रुपए का हो, चाहे थाली में सैकड़ों करोड़ रुपए का हो, चाहे पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने में सैकड़ों करोड़ रुपए का हो, चाहे भवन निर्माण या भवनों के जीर्णोद्धार करने में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो, तो इन पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। साथ ही एससी के पाठक के द्वारा जो बारंबार अमानवीय, अनैतिक, दुर्व्यवहारिक और शत्रुतापूर्ण रवैया भरा जो है पत्र पत्रांक जारी करके और शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर किसी को ध्यान है। ठंड में दर्जनों बच्चों की मौत हो गई, उसको लेकर किसी को कोई ध्यान नहीं है। तपती गर्मी में गर्मी की छुट्टी रद्द कर दी गई है, प्रत्येक पर्व और त्योहार का छुट्टी रद्द कर दिया जा रहा है, रविवार का छुट्टी गायब कर दिया जा रहा है, लेकिन किसी को कोई ध्यान नहीं है। तो आखिर क्यों इतने सारे कुरीतियां, इतने सारे बुराइयां, इतने सारे अनियमितताएं, गड़बड़ियां शिक्षा विभाग में, शैक्षणिक संस्थान में, शिक्षा जगत में, शैक्षणिक व्यवस्था में व्याप्त है, तो क्यों इसे दूर करने का कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है, क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? सीधी सी बात है, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता सुख चाहिए, सत्ता भोग चाहिए, और इन सभी को, इन नेताओं को, चाहे वो जिस भी पार्टी के हो, जिस भी दल के हो, चाहे विपक्ष में हो या सत्ता में हो, इन्हें सिर्फ एक ही लालसा है, एक ही लोभ है, किसी प्रकार से विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, और हमारे आपके क्या हिस्से का जो है उसे वो जो है काट करके हमारे हिस्से में से वो अपना हिस्सा बना ले और वे मस्त रहें, वे सरकारी गाड़ियों से घूमे, लेबल लगा करके, रेड लाइट लगा करके, और सरकारी भवनों में पूरे अपने परिवार के साथ मजा ले सके पूरे जीवन। यही जो है हो रहा है, होते रहेगा। हमें आपको सिर्फ कभी आवाज देने के नाम पर तो कभी कुछ और के नाम पर जो है बहलावा ही देखने को मिलेगा, जुमला ही देखने को मिलेगा, सिर्फ वादे ही देखने को मिलेंगे। बाकी आज आप सभी देख रहे हैं पटना के सड़कों पर आज 1 अप्रैल 2024 को एक तरफ जहां हमारे बिहार कैबिनेट के मंत्रियों को आवास दिया गया, तो आज 1 अप्रैल 2024 को ही दूसरे तरफ हमारे विद्यालय के अतिथि शिक्षकों जो पिछले 6 वर्ष से लगातार अपने कड़ी मेहनत के बदौलत जिन्होंने शैक्षणिक व्यवस्था को कायम करने में अपना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाया, उन्हें आज निर्वासित कर दिया गया, उन्हें आज निकाल दिया गया। और जो अपने हक और अधिकार की मांग शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे थे, जब उन्होंने शिक्षा जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के पास वे मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को लेकर जा रहे थे, तभी जो है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के निर्देश पर बिहार पुलिसों के द्वारा उन पे लाठी डंडे बरसाए गए, उन्हें मार मार के चक्कर निकाल दिया गया। वे रोते बिलखते मीडिया रिपोर्टरों के पास आकर के अपना पूरा दुख दर्द बयां करते आए, जिसे देख करके शायद जिसके अंदर इंसानियत होगा, यदि पत्थर दिल नहीं होगा, मानव का दिल होगा, तो उसका दिल जरूर द्रवित होगा, आंखें नम हो जाएंगे जब वो वीडियो देखेंगे जहां पे रिपोर्टरों के पास आकर के मर्द शिक्षक रो रहे हैं, मर्द शिक्षक रो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि मर्दों के आंखों में आंसू तभी होता है जब पूरा उसका भविष्य अंधकार सा दिखता है, जब उसका पास्ट पूरा अंधकार दिखता है, जब फ्यूचर अंधकार दिखता है, जब
प्रेजेंट अंधकार दिखता है, जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है, जब उसके नजरों के सामने उसका बीवी नजर आती है, उसके बच्चे नजर आते हैं, उसके बूढ़े माँ बाप नजर आते हैं, उसके छोटे भाई बंधु नजर आते हैं, जो जिनके हाथों में कुछ होता नहीं है, जो सभी एक पुरुष व्यक्ति पर निर्भर होता है और पुरुषों के हाथ से भी उनका रोजगार छीना जाता है, तभी उनकी आंखों में आंसू होते हैं। जब सारे मार्ग बंद नजर आते हैं, तभी उनकी आंखों में आंसू होता है। तो इस दर्द को कौन पहचानेगा? ये सरकार एक तरफ अपने मंत्रियों को सरकारी आवास दे रहा है, दूसरी तरफ यह सरकार 6 वर्ष से लगातार अपनी मेहनत, अपने लगन, अपने कर्तव्य निष्ठा के दम पर पूरे बुद्धि विवेक, पूरे उनके अंदर जो भी ज्ञान और कौशल था, उन सभी को बिहार के छात्र छात्राओं को सींचने में लगा दिया। उन्हें आज निर्वासित कर दिया गया, उन्हें आज बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो इसके लिए हमें बहुत खेद है और सरकार का यह जो रवैया है वह शर्मसार कर देने वाली है। कहीं खुशी है तो कहीं गम है। आज पार्टी बन रहा होगा इस नए भवन में, जो नया भवन कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिला है, लेकिन दूसरी तरफ आज मातम भी छाया है जिनका नौकरी छीन लिया गया है। तो आप सभी को जो मंत्री हैं उनके नया सरकारी घर मुबारक, और जो हमारे शिक्षक जिनका नौकरी गया है उनके लिए हमारी तरफ से उनके साथ हमारा संतावना है कि वे अब नया अपना जीवन की शुरुआत करें, क्योंकि जिस सरकार को हमने सत्ता में बैठाया है वो आपका हमारा जो विप्लव है, जो अंदर का जो हमारा गम है, जो दर्द है, वह उसे दिखता नहीं है। तो वह सिर्फ आपको कांवड़ ढोने के लिए जो है मार्ग प्रशस्त करेगा, वह आपको मंदिर में घंटी बजाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, लेकिन आपके दिलों में जो घंटी बज रहा है, आपके कांधे पर जो पूरा घर परिवार चलाने के लिए जो कांवड़ से भी भारी बोझ है, उसको ढोने का मार्ग जो है वो बंद कर देगा। तो आप अपने ऊपर पूरे जो मेहनत सरकारी संस्थान में लगाए वे अब अपने परिवार के लिए लगाएं, और अब आप 1 अप्रैल 2024 से नया जीवन जीने का शुरुआत कर दे बिना किसी से उम्मीद लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।